वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें 19 तारीख की ऑल शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गई थी उसकी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है इसमें, जो कि आने वाली रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आप वीडियो को पूरी देखें और कमेंट बॉक्स में अगर अपनी राय देनी है तो ज़रूर राय दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और केशव चंद्र सेन। यानी इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। और आप लोग को जानकारी होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद विरोध कर एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर का प्रचार प्रसार करना। तो उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2026 में भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री शिवराज सिंह चौहान या श्री अर्जुन मुंडा। तो मार्च 2026 के अनुसार भारत में के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। वह जून 2024 से इस पद पर बने हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लिंगराज मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत क्यों वर्गीकृत किया गया है। इसके पिरामिडनुमा गोपुरम के कारण, इसके वक्र रेखीय शिखर यानी पाक के कारण, इसकी अष्टकोणीय नींव के कारण या इसके गुंबददार छत के कारण। तो वक्र रेखीय जो शिखर हैं इसके वजह से लिंगराज मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत रखा गया है। और नागर शैली की सबसे प्रमुख पहचान है उसकी शिखर जो ऊपर की ओर जाते समय धीरे धीरे भीतर की ओर झुकता है, यानी वक्र रेखीय। लिंगराज मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 180 फीट ऊंचा है और पूरी तरह से वक्र रेखीय है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लमन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो लमन जो है वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी जो है वहाँ एक अत्यंत लोकप्रिय लोक संगीत और नृत्य रूप के रूप में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी विशिष्टता ब्रायोफाइटा को शैवाल से भिन्न बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, क्लोरोफिल का होना, भ्रूण का निर्माण या थैलस जैसी संरचना। तो भ्रूण का विकास जो होता है वो ब्रायोफाइटा में निषेचन के बाद जिगोट से बहुकोषीय भ्रूण बनता है, जबकि शैवाल में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए ब्रायोफाइटा को प्रथम भ्रूणधारी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण यह विशेषता दोनों में समान है और शैवाल और ब्रायोफाइटा दोनों ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अरुंधति राय की पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी की प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पेंगुइन रैंडम हाउस या हार्पर कॉलिंस या रूपा पब्लिकेशंस। तो अरुंधति राय की पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा किया गया था और यह पुस्तक सितंबर 2025 में प्रकाशित हुई थी, जो उनकी दिवंगत मां मैरी रॉय के साथ उसके जटिल संबंधों पर आधारित थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा म्यांमार यानी बर्मा के भाषा परिवार चीन तिब्बती से संबंधित नहीं है। तो करेन, कचिन, असमिया या चीन। तो चीन तिब्बत परिवार म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है, परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा म्यांमार में बोली जाने वाली अन्य स्थानीय भाषाएं में करेन, कचिन और चीन भी इस भाषाई समूह में आता है। असमिया भाषा हिंदू आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि MS जो वर्ड है में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+S की को दबा करके हम लोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से क्या तात्पर्य है। व्हाट डज रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर मीन। तो कंप्यूटर को पूरी तरह से शट डाउन करना,
कंप्यूटर का स्वचालित रूप से पावर ऑफ होकर पुनः ऑन होना, मॉनिटर की स्क्रीन को बंद करना या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कंप्यूटर की स्वचालित रूप से पावर ऑफ होकर पुनः ऑन करना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत के बाहर जन्मे बच्चों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय दूतावास में कितने समय के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है? जन्म से 6 महीने के भीतर, जन्म के 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 2 वर्ष के भीतर या जन्म के 5 वर्ष के भीतर। नागरिकता संशोधन अमेंडमेंट 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर पैदा हुए कोई भी व्यक्ति वंश द्वारा भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक कि उसके जन्म का पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर किसी भारतीय दूतावास में ना करा लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी माता पिता की घोषणा पंजीकरण के समय माता पिता का यह शपथ पत्र देना होता है कि बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन ऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक ओजोन सीधे किसी चिमनी या टेल पाइन से होकर निकलता है। जमीनी स्तर की ओजोन तब बनती है जब नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हैं वो प्रक्रिया कर लेते हैं। वहीं प्राथमिक प्रदूषक जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड या ईंधन के अपूर्ण दहन से सीधे निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड या मुख्य रूप से कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलन से सीधे हवा में उत्सर्जित होती है। यह वाहनों और बिजली संयंत्रों के उच्च तापमान वाले दहन से सीधे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न की पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तानसेन सम्मान या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख भारतीय पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह CSIR द्वारा हर साल जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, इंजीनियर, गणित और चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यह भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 से शुरू हुआ था और यह देश की सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कारों में से एक मानी जाती है। इस प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव घटक है, यानी एबियोटिक कंपोनेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबियोटिक कंपोनेंट्स? पौधे, कवक, मृदा या मनुष्य। तो अजैव घटक ये किसी भी परिस्थिति तंत्र के निर्जीव भौतिक और रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे मृदा, मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, तापमान और खनिज। ये सभी जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती हैं। जैविक घटक इसके विपरीत होती है। जो भी तत्व सजीव होते हैं उन्हें जैविक घटक कहा जाता है, जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य, कवक या सूक्ष्म जीव। तो ये सब जैविक हैं, कवक, मनुष्य, लेकिन मृदा जो है वो अजैविक घटक है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत में वर्तमान में सबसे अधिक किस प्रकार की खेती की जाती है? वाणिज्यिक कृषि, गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि या आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि जो है उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव अधिक और कृषि योग्य भूमि कम होती है। भारत के अधिकांश मैदानी इलाका जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब यही पद्धति अपनाती है। विशेषता यह है कि इसमें किसान छोटी जोत पर अधिक श्रम, सिंचाई, उर्वरकों का उपयोग करके अधिकतम पैदावार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, गहन निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत किस वर्ष में शंघाई सहयोग यानी SCO का पूर्ण सदस्य बना है? 2015 में, 2017 में, 2019 में या 2021 में। तो आस्ताना शिखर सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान SCO की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। पर्यवेक्षक का दर्जा पूर्ण सदस्य बनने से पहले भारत के पास 2005 से इस संगठन का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था। संगठन का महत्व SCO एवं यूरेशिया राजनीतिक, आर्थिक और संगठन है और भारत की सदस्यता ने इसे मध्य एशिया के देशों के बीच में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2017, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि CPU में कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, निर्देशों को डिकोड और नियंत्रित करना,
गणितीय गणना करना या हार्डवेयर को बिजली की आपूर्ति करना। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य कंप्यूटर के निर्देशों और डेटा का प्रवाह को निर्देशित और प्राथमिक करना होता है। यह कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, जो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और एएलयू के कार्यों को नियंत्रित करके सही समन्वय को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जो डीपीएसपी है मुख्य रूप से किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करता है? केवल राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, केवल धार्मिक न्याय या केवल कानूनी न्याय? तो उद्देश्य नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतांत्रिक सुनिश्चित करते हैं, वहीं डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। सामाजिक न्याय इसमें समाज के पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार जैसे प्रावधान शामिल होती है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई थी? टेराकोटा से, सेलखरी से जिसे एस्टीटाइट कहा जाता है, कांस्य से या हाथी दांत से? तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति जो है वो कांस्य धातु से बनी हुई थी, यानी तो ब्रॉन्ज से। इसकी खोज यह मूर्ति 1926 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके के द्वारा मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। तकनीक इसे लुप्त मोम विधि से बनाया जाता है। इस तकनीक में पहले मोम को सांचा बनाया जाता है, फिर उसे मिट्टी से ढककर गर्म किया जाता है और पिघले हुए मोम की जगह पिघला हुआ कांस्य भर दिया जाता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अगस्त 2025 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट किस अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया था? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ के द्वारा, आईटीबीपी के द्वारा या एसएसबी के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि ऑपरेशन अलर्ट का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना, घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करना और तस्करी विशेषकर ड्रोन के माध्यम से को रोकना था। समय सीमा ड्यूरेशन अगस्त 2025 में यह अभियान शुरू रूप में 11 अगस्त 2017 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो शुभारंभ इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की थी और मंत्रालय यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य था कि इसके लक्ष्य देश में युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें प्रमाणित कर उसकी आजीविका में सुधार लाना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उड़ीसा के चिल्का झील किन किन जिलों तक फैली हुई है? पुरी, कटक और खुर्दा, पुरी, गंजम और खुर्दा, कटक, गंजम और भद्रक, पुरी, जगतसिंहपुरी और बालासिर? इसका विस्तार चिल्का झील का मुख्य क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर या दक्षिणी पूर्वी उड़ीसा में खुर्दा, गंजम जिलों में हिस्से में कवर करती है। रामसर स्थल 1981 ईस्वी में चिल्का झील को रामसर कंजर्वेशन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया। इसकी परिस्थिति यह झील इरावती डॉल्फिन का मुख्य निवास स्थान है और सर्दियों में यह प्रवासी पक्षी के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मैंगो सावर जिसका आम्र वर्षा का संबंध मुख्य रूप से किन राज्यों से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम या केरल, तमिलनाडु? तो मैंगो सावर जिसे आम्र वर्षा का संबंध मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक राज्यों से है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह मानसून से पहले होने वाली वर्षा जो आमतौर पर मार्च मई के महीने में होती है और आमों को जल्दी पकाने में मदद करती है। यह वर्षा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अन्य नाम इन्हें अप्रैल वर्षा या ग्रीष्मकालीन वर्षा भी कहा जाता है। इस वर्षा को कर्नाटक में कभी कभी ब्लासम सावर भी कहा जाता है क्योंकि यह काफ़ी के पौधों में खेलने में मदद करती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक या रॉबर्ट मिलिकन ने? तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश के अनुपात का निर्धारण जे थॉमसन जी ने किया था और 1897 ईस्वी में 97 में अपने प्रसिद्ध कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग के माध्यम से इसका किया था।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि संसद सदस्यों के वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर या वित्त आयोग के द्वारा? संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार है जो समय समय पर संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2013, 2014, 2015 या 2016? तो शुभारंभ, इस मिशन की औपचारिक शुरुआत 25 सितंबर 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन में की गई थी और इसका प्रतीक था, इसका लोगो एक शेर है जो कि चक्रों यानी गियर से बनी हुई है, जो विनिर्माण शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और कौशल विकास को बढ़ावा और विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? 29 विषय, 18 विषय, 22 विषय या 12 विषय? संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। नगर पालिकाएँ यह अनुसूची शहर स्थानीय निकायों के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है और इसमें 243 के डब्लू के तहत 18 कार्यात्मक विषय को जोड़ा गया था। तुलना, इसके विपरीत 11वीं अनुसूची पंचायती राज में 29 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कलिंग के राजा खारवेल किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से, मौर्य वंश से, चेदी वंश से या सातवाहन वंश से? तो प्राचीन कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है कि सबसे प्रतापी शासक खारवेल का संबंध चेदी वंश से था, जिसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसकी शुरुआत किया गया? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत परिपथ या माइक्रो प्रोसेसर? तो समय सीमा, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का काल मुख्य रूप से 1971 से 1980 में वर्तमान माना जाता है। तकनीक, इस पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक ही सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। इसे कि माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा किस भारतीय बंदरगाह शहर पर कब्जा किया गया? सूरत पर, गोवा पर, कालीकट या कोचीन पर? तो साल 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा के बंदरगाह और शहर पर कब्जा कर लिया था। इसे आधुनिक भारतीय इतिहास में पुर्तगाली समाज की नींव मानी जाती है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। वहां के स्थानीय राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में SJ-100 यात्री विमान के निर्माण के लिए HAL ने किस देश की संस्था के साथ समझौता किया? एयरबस, बोइंग के साथ, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन या डसॉल्ट एविएशन के द्वारा? तो साझेदारी और जो था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा और रूस की सरकारी कंपनी UAC यानी रोस्टेक का हिस्सा ने अक्टूबर 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसे जनवरी 2026 में हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 की प्रदर्शनी के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के 167 देशों में वैश्विक SDG इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी? 112वीं, 106वीं, 121वीं या 99वीं? तो जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट यानी SDR 2025 की 167 देशों की वैश्विक SDG इंडेक्स में भारत का 99वां स्थान मिला और जिसमें भारत ने 67 का स्कोर प्राप्त किया और यह पहली बार है जब भारत सिर्फ 100 देशों में शामिल हुआ है। इस रिपोर्ट का सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? धन के निष्कासन के सिद्धांत पे, लैसे फेयर सिद्धांत पर, औद्योगिक क्रांति के सिद्धांत पे या कृषि सरप्लस के सिद्धांत पर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धन के निष्कासन के सिद्धांत पर जो है वो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश ऑफ इंडिया
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया है और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 21वां संशोधन अधिनियम, 71वां संशोधन अधिनियम, 92वां संशोधन अधिनियम या 96वां संशोधन अधिनियम। तो सही उत्तर हो जाएगा 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा आधिकारिक रूप से ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया है और इस संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करते हुए भाषा के नाम वर्तनी को सही किया गया है। इसके साथ ही राज्य का नाम ओडिशा किया गया। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि 1992 के किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी सम्मेलन में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल, रियो अर्थ समिट जिसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में माना जाता है और मॉन्ट्रिगल प्रोटोकॉल या पेरिस समझौता। तो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UNCED जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया। इसका आयोजन यह सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 तक हुआ था। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिवस पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना का शुरुआत किया। गांधी जयंती, जनजातीय गौरव दिवस, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के उद्देश्य में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी के समग्र विकास के लिए 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान किया गया। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि 1857 ईस्वी में प्रकाशित पहले मराठी उपन्यास यमुना पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या था। विधवाओं की दयनीय स्थिति और सामाजिक कुरीतियों का उजागर करना, कृषि के विकास के लिए या नहरी सिंचाई योजना के लिए या यमुना सीमा का बंटवारा। तो 1857 ईस्वी में प्रकाशित बाबा पद्मजी द्वारा लिखित पहली मराठी उपन्यास यमुना पर्यटन का मुख्य उद्देश्य 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में विधवाओं को दयनीय स्थिति का चित्रण करना है और समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। इस उपन्यास के माध्यम से बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और विधवाओं के प्रति सामाजिक दुर्व्यवहार को उजागर कर सामाजिक सुधार यानी सोशल रिफॉर्म की वकालत की गई थी। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि सामान्य सूक्ष्मदर्शी जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बेलनाकार लेंस का या बाइफोकल लेंस का। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस का, यानी सामान्य सूक्ष्मदर्शी जो सिंपल माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होता है जिसे अक्सर आवर्धक लेंस भी कहा जाता है और यह प्रकाश किरणों को अभिसारित कर छोटी वस्तुओं को सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वीडियो अगर पसंद लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास रेगुलर पहुंच सके। मैं इसी प्रकार की आपके लिए वीडियो लाता हूं ताकि आने वाली परीक्षा के लिए आपको मजबूती प्रदान हो सके। तो आइए और दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसे EWS कहा जाता है 10% का आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6, अनुच्छेद 17 और 18, अनुच्छेद 19 और 21। तो अनुच्छेद 15 के 6 ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के 6 एवं 16 के 6 जोड़े गए थे। ये अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 15 के 6 में यह शैक्षणिक संस्थाओं या निजी संस्थाओं सहित अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर में EWS के लिए 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 16(6) में यह सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से यानी अनुच्छेद 16 के 6 के तहत ये सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% का आरक्षण की अनुमति दी गई थी। इसमें
अगला प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला मुख्य कृत्रिम जलमार्ग कौन सा है? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या इरी नहर? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला मुख्य कृत्रिम जलमार्ग स्वेज नहर है। यह मिस्र में स्थित लगभग 193 किलोमीटर लंबा एक प्रमुख समुद्री स्तरीय जलमार्ग है, जिसे 1869 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया था। यह यूरोप और एशिया के मध्य सीमा प्रदान करता है, जिसमें समुद्री यात्रा की दूरी को समय से कमी किया गया है। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी जो होती है, यानी शांत जल की नीति, किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के द्वारा, फ्रांसीसी डी अल्मेडा के द्वारा, नैनो डी कुन्हा के द्वारा, बास्को डी गामा के द्वारा? तो भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल की नीति कहा जाता है, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोडा के द्वारा शुरू किया गया था। अल्मोडा ने 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य रहा था कि हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना की शक्तिशाली बनाना और अरब सागर के व्यापारिक मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करना था, न कि थल पर बड़े साम्राज्य स्थापित करना था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस रणनीति के तहत पुर्तगाली जहाज़ों ने हिंद महासागर में अन्य व्यापारियों को कर देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट आउटपुट दोनों कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड, मॉनिटर, टच स्क्रीन या प्रिंटर? तो सही उत्तर होता है सी नंबर, यानी टच स्क्रीन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? MS वर्ड, मैक OS, गूगल क्रोम या एडोब फोटोशॉप? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर संसाधन जैसे CPU, मेमोरी और स्टोरेज का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। MOS या एप्पल द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरफेस के रूप से कार्य करता है। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय वाद्य यंत्र है जो मिट्टी के घरों के समान दिखता है और जिसे हाथों से बजाया जाता है? सितार, घाटम, बांसुरी, शहनाई या घाटम? तो इसमें सही उत्तर घाटम हो जाएगा कि यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में देवानाम्पीय यानी देवताओं के प्रिय की उपाधि, यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी नंबर, घाटम। आप इसे गौर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में देवानपीय यानी देवताओं के प्रिय की उपाधि किसे दी गई थी और ये मुख्य रूप से किस शासक के द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा या कनिष्क के द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने और धन जुटाने की वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई है? अनुच्छेद 243 के जी, अनुच्छेद 243 के एच, अनुच्छेद 243 के आई, अनुच्छेद 243 के के? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार ग्राम पंचायतों यानी पंचायती राज संस्थाओं को कर, शुल्क, टोल एवं फीस लगाने एवं वसूलने और धन जुटाने की वित्तीय शक्तियाँ को प्रदान किया गया है। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपप्रजन यानी माइग्रेशन और नागरिकता के विभ्रजन यानी टर्मिनेशन से संबंधित है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 एवं अनुच्छेद 8? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के तहत यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अपप्रजन यानी 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रस्थान यानी माइग्रेशन और इसके परिणाम स्वरूप नागरिकता के विभ्रजन से संबंधित है। और यह अनुच्छेद बताता है कि जो व्यक्ति इस विधि के बाद पाकिस्तान चला गया था वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा जब तक कि वह पुनर्वास या स्थायी वापसी के कानूनी परमिट के साथ वापस ना लौट जाए। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी चुनी हुई विधानसभा है? लद्दाख में, पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में या दादर नगर हवेली में? तो भारत में वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास अपनी चुनी हुई विधानसभा और विधान मंत्री परिषद हैं, जिसमें दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ये
केंद्र शासित प्रदेश संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत शासित हैं और यहाँ प्रशासन यानी उपराज्यपाल की यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री के रूप से मिलकर चलाया जाता है। तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी। यहाँ ऑप्शन में पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि 19 मार्च 2026 में जो रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो रही है उसके प्रश्न हैं, जिसमें कि सारे प्रश्नों का संकलन किया गया है। अगर इससे आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा, आने वाली परीक्षा के लिए आप इसके अनुरूप ही तैयारी कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।